ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। हम लोग देखिए आगे क्लास 12 एल्डिहाइड कीटोन एसिड का चैप्टर चल रहा था और हम लोग कितने कर चुके हैं, 17 लेक्चर्स कर चुके हैं ना। तो हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 18 और लेक्चर नंबर 18 में हम लोग कहाँ पर आ गए, एसिड हम लोगों ने शुरू किया था। एसिड में कितनी एसिड हम लोग को करनी है, 4 एसिड करनी है। कौन कौन सी करनी है, नाम कोई बताएगा? एसिटिक एसिड, और तेज बोलिए, फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड। तो 4 एसिड हम लोग को करनी, जिसमें से हम लोगों ने पहले शुरू किया था, क्या नाम है, एसिटिक एसिड शुरू किया था और उसकी प्रिपरेशंस हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोग पहुंच गए हैं प्रिपरेशन नंबर 6 पर आ गए। हेडिंग हम लोगों ने क्या था, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जरा सुनिएगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड किसको कहते हैं? जिस एसिड में 2 कार्बोक्सिल ग्रुप आते हैं, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप आते हैं। तो हमने क्या किया, देखिए, सिंपलेस्ट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑक्जेलिक एसिड। सिंपलेस्ट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑक्जेलिक। हमारे कोर्स में भी है, अभी अगला कंपाउंड भी हम लोग यही स्टडी करेंगे। ऑक्जेलिक एसिड को कैसे लिखते हैं? हाँ, COOH। ठीक है। अब देखिए जरा, किसी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को एक चीज और भी देखिएगा, अगर मेरे पास मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर ये निकालना है, CO2 निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको, ये मैंने क्या इनक्लोज किया, नाम क्या, कार्बोक्सिलिक, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिल ग्रुप को देखिए। एक्चुअली इसको देखिएगा, C+O एंड देन OH। इसको देखिए, ये तीनों को मिला करके तब एसिड बनता है। देखिए देखिए देखिए, बड़ा मजेदार है। ये क्या है, ये कार्बोनिल है, और ये क्या है, ये हाइड्रोक्सिल है। तो कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल, कार्बोक्सिल, कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल। देखिए मजेदार, एसिड कोई कंपाउंड होता ही नहीं है। एसिड इज नॉट अ कंपाउंड। हम वो चीज, ये एसिड क्या होता है, आप तो बोलते एसिड होता है। अरे एसिड कोई कंपाउंड ही नहीं होता है, एसिड इज नॉट अ कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड कार्बोक्सिल होता है, उसका नाम है कार्बोक्सिल। हम तो देखिए ये क्या है, हमने पूछा क्या है, आप तुरंत बोले एसिड। एसिड, तो हम कह रहे भैया एसिड कोई होता ही नहीं कंपाउंड, तो फिर एसिड क्यों कहते हैं? कार्बोक्सिल को कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो बॉन्ड्स हैं, सबसे वीक ये बॉन्ड है, OH बॉन्ड, और जब इसको ब्रेक करते हैं तो H+ देता है। क्योंकि ये एसिड देता है, इसलिए इसका नाम एसिड हो गया। तो एसिड इसका नाम है, एसिड इसका नाम नहीं, एसिड इसका काम है। भाई अभी जैसे होता क्या है, वो तो डिपेंड करता है ना, कि उसका काम ही इतना इंपॉर्टेंट है कि आप उसको उसी के नाम से जाने लगे। अभी जैसे किसी को T3 T4 में प्रॉब्लम होती है। T3 T4 क्या होता है? हाँ, थायराइड ग्लैंड से 2 हार्मोन सेक्रेट करते हैं। ठीक है। तो अब जब जैसे अगर थायराइड की प्रॉब्लम होगी, या तो थायरॉक्सिन ज्यादा सेक्रेट करेगा या कम सेक्रेट करेगा, दोनों प्रॉब्लम है। अगर ज्यादा सेक्रेट करता है तो हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, हाइपर, और अगर कम करता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो अब कहना चाहिए कि हमको हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, ये तो समझ में आता है। 2 ही प्रॉब्लम होती है, या हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, हाइपर हो गया। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि हमको थायराइड हो गया। अरे ये क्या होता है, थायराइड हो गया, ये क्या होता है, हैं? थायराइड तो ग्लैंड का नाम है। बात समझ आ रही? मजेदार चीज क्या हो रही है भाई। इसी तरह से अगर हमने कोई पिट्यूटरी का हार्मोन है, TSH है, तो TSH में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके हमको TSH की प्रॉब्लम हो रही, समझ आता है।
आप कहिए हमको पिट्यूटरी हो गया, तो ये बात हो गई, हमको पिट्यूटरी ये सही है, हमको पिट्यूटरी हो गया। तो आप क्या कहते हैं, हमको थायराइड हो गया। थायराइड क्या हो गया? तो हम कहना चाहिए हमको हार्ट हो गया। तो लेकिन अब ठीक है, उनकी भावनाओं को समझ लीजिए आप। तो उसी तरह से एसिड इज नॉट अ कंपाउंड, एसिड इज नॉट अ कंपाउंड, एसिड इज नॉट अ कंपाउंड, एसिड उसका प्रॉपर्टी होता है, एसिड उसका नाम नहीं है। ना एसिड कंपाउंड है, ना एसिड उसका नाम है, वो उसका काम है। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट काम है कि आप उसी के नाम से जाने लगे कि हाँ ये एसिड होता है। नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिल। कैसे बनाया? कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल, दोनों को मिला करके, हाँ दोनों को मिला करके और हमने ये कंपाउंड बना दिया। ठीक है। दूसरा देखिए, ये जो मेरे पास है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, इसको ये जो मैंने ग्रीन से इंक्लूड किया है, इसको क्या कहा जाए? कार्बोक्सिल। अगर कार्बोक्सिल को डिकम्पोज करना हो, मतलब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को डिकम्पोज करना है, तो हम कैसे करते हैं? पहले इसको सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं या कैल्शियम सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं। बहुत अच्छा, हाँ फिर से बोलिए ना। उसके पहले क्या बोला आपने? उसके पहले क्या बोला आप हैं? हाँ ये गलत हो गया ना। नाम बताना है रिएक्शन का, ड्राई डिस्टिलेशन। और दूसरा नाम बताइए। ड्राई डिस्टिलेशन किसको कहते हैं? पूरा बोलिए। खाली हीटिंग को डिस्टिलेशन कहते हैं। कैल्शियम सॉल्ट, बहुत अच्छा, यही सुनना चाह रहे थे। व्हेन कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड इज हीटेड देन इट इज कॉल्ड ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन क्या बनता है? एल्डिहाइड और कीटोन इज ऑब्टेन। इफ इट इज हीटेड अलोन, कीटोन इज ऑब्टेन। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड अलोन, calcium salt of fatty acid alone, then ketone is obtained except formic acid, because formic acid से formaldehyde दे देता है। कुछ नहीं करना, आदित्य बार बार इतनी बार करिए कि आप परेशान हो जाएं, है कि नहीं? सारी हमारी जो इंद्रियां एकदम परेशान हो जाएं, इतनी बार रिपीट करी। नहीं, कुछ नहीं करना है। जैसे गाने याद हुए, कितने गाने आपने लिख करके याद किए? कोई नहीं गाना लिख करके याद किया। गायत्री मंत्र कैसे याद हुआ आपको? कभी लिखा आपने? कभी नहीं लिखा ना। लेकिन ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यम कैसे याद हुआ? सुन के याद हुआ। एमपीवीएम में हर बच्चा गीता लेके चलता है। एमपीवीएम स्कूल है, तो भगवत गीता रिसाइट होती है प्रेयर में, भगवत गीता रिसाइट होती है। बहुत सारे बच्चे हैं, उनको मतलब पूरे का पूरा चैप्टर याद हो गया। कैसे याद हुआ? केवल सुन के। क्योंकि होता है क्या, छोटे बच्चे एकदम प्योर होते हैं, उनको ये पता नहीं। जैसे आपको भी हम कोई चीज, नई चीज मतलब केमिस्ट्री के अलावा रटाना चाहें, तो आप उतना ध्यान से सुनोगे नहीं। आपको लगा इसमें हम क्या करेंगे, इसको अंदर चलेगा ना, हाँ सुन लेंगे। अगर कोई स्टोरी चली, सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन उससे रिलेटेड अगर कोई चीज़, कोई पैराग्राफ आपको लर्न कराना चाह रहे हैं, कोई स्टैंजा लर्न कराना चाह रहे हैं कि यार इसको लर्न करिए, ये लाइफ में आपके काम आएगा, तो अंदर क्या टॉक चलती है? केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, है कि नहीं? दिमाग में ये चलेगा, तुरंत चलेगा। लेकिन अगर वही चीज़ छोटे बच्चे को सिखा दें हम, वो क्या करेगा? तुरंत लर्न कर लेगा। उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं कि क्या पढ़ा रहे हैं, वो जो कुछ पढ़ाया जाता है सब एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए उसको याद हो गया। तो मेमोरी प्रॉब्लम नहीं है हमारे,
खाली हम डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं हमारे काम करें। तो खूब ध्यान से सुनिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बार बार रिपीट करिए। हमने ये किया, जब कैल्शियम सॉल्ट लेते हैं, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को हीटअप करते हैं, इट इज कॉल्ड ड्राई डिस्टिलेशन। एंड कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड अलोन इट गिव्स कीटोन एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को छोड़ के, बिकॉज फॉर्मिक एसिड के ड्राई डिस्टिलेशन से फॉर्मल्डिहाइड बनती है। और अगर कोई दूसरी एल्डिहाइड बनाना है तो मिक्सचर लेते हैं। बहुत अच्छा, पूरा बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा। जितने कार्बन का एल्डिहाइड चाहिए उतने कार्बन का एसिड ले लीजिए, उतने कार्बन का एसिड ले लीजिए और प्लस कैल्शियम फॉर्मेट ले लीजिए। इसको हीटअप कर दिए तो करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। फिर दूसरा ये किया, व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड इज हीटेड विद सोडा लाइम, इज हीटेड विद सोडा लाइम, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। इट इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। डी का मतलब रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन CO2 के निकलने को डीकार्बोक्सिलेशन। जैसे अभी जो हम लोग अगला मेथड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एसिड बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो बोलेंगे कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो वर्ड समझ आना चाहिए, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 ऐड करेंगे। तो उसी का उल्टा हम बोल रहे हैं डीकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ CO2 करेंगे। तो ये क्या, ये दोनों रिएक्शन आपको याद आ जाना चाहिए कि अगर कार्बोक्सिल को डिकम्पोज करना है, एसिड को डिकम्पोज करना है, तो इसको डायरेक्टली हीटअप नहीं करते हैं। अपने याद होगा, इसको डायरेक्टली हीटअप नहीं करते हैं। फर्स्ट इट इज कन्वर्टेड टू सोडियम सॉल्ट और कैल्शियम सॉल्ट, देन इट इज हीटेड। और उसके अकॉर्डिंग दोनों का नाम अलग हो जाता है। सोडियम सॉल्ट इट इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन एंड विच कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड, एल्केन इज ऑब्टेन्ड। हाँ बहुत अच्छा, विद कार्बन, वन कार्बन लेस, बहुत अच्छा। डीकार्बोक्सिलेशन इज अ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। डीकार्बोक्सिलेशन मुझे क्या होता है, तो आप बोलिए इट इज अ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स विद वन कार्बन लेस। जितने कार्बन एसिड में थे उसमें एक कार्बन कम हो जाता है। और फिर हम क्वेश्चन करें कि ये क्या होता है, ड्राई डिस्टिलेशन क्या होता है, तो इट इज अ और तेज बोलिए, नहीं सुनाई पड़ा, इसकी आदत डालिए बेटा, तेज बोलिए। इन द प्रेजेंस ऑफ नॉट कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या डायरेक्टली सीधे सीधे बोलिए इट इज अ हीटिंग ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ अ फैटी एसिड। हाँ, एसिड भी ठीक है, फैटी एसिड भी ठीक है। और होता क्या है, या हमने सीधे पूछ, अभी इसमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आई, क्या बनता वो तो बताया नहीं आपने, खाली आपने कहा इट इज अ हीटिंग ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। अगर हम ये कहें इट इज अ कन्वर्जन ऑफ इट इज द कन्वर्जन ऑफ एसिड इनटू एल्डिहाइड कीटोन, ये ड्राई डिस्टिलेशन हुआ। ड्राई डिस्टिलेशन कैन बी कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ एसिड इनटू एल्डिहाइड कीटोन। मतलब मेरे बताने के बाद भी कहां पे आप गलती करते हैं, रिडक्शन बोलते हैं आप। हम पूछे कि रिडक्शन एसिड इनटू एल्डिहाइड कीटोन, हाँ तो ये याद आना चाहिए ना, क्योंकि ज्यादातर बच्चे तुरंत रिडक्शन बोलते हैं, तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस करनी, बार बार करनी है, ठीक है। तो चलिए फिर वापस आते हैं। एसिड को अगर डिकम्पोज करना है तो डायरेक्टली हीटअप नहीं करते हैं, पहले उसको सोडियम या कैल्शियम सॉल्ट बना के तब हीटअप करते हैं। ऑन दी अदर हैंड इफ देयर इज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड तो इसको डायरेक्टली हीटअप कर देते हैं। ये नहीं, एक्सेप्शन तो कुछ होता नहीं साइंस में, बस एक्सेप्शन का मतलब यू डोंट नो, एक्सेप्शन का मतलब यू डोंट नो। क्योंकि देखिए साइंस किसको कहते हैं,
साइंस इज अ स्टडी ऑफ नेचर, साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर। तो जो कुछ आप समझ पाए उसको साइंस कह लिया, जो नहीं समझ पाए उसको एक्सेप्शन कह लिया। तो आप नहीं समझे डजंट मीन कि इट इज नॉट अ साइंस, साइंस तो है ही है। तो आप एक्सेप्शन की जगह कहिए कि दीज आर द फॉलोइंग थिंग्स विच आई डू नॉट नो। नहीं, एक्सेप्शन चलता है और बच्चा एक्सेप्ट भी कर लेता है, बचपन से बता दिया एक्सेप्शन। और हमको लगता है साइंस में कोई चीज एक्सेप्शन होती ही नहीं है, कुछ दिन के बाद फिर उस पर कोई रिसर्च कर लेता है। हाँ भाई, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। और ये तो सारा नेचर गवर्न कौन करता है? सारा नेचर गॉड ने बनाया है। तो कितनी बढ़िया बात है। जैसे इसको देखिए, ये जो हमारी बॉडी है ये किसने क्रिएट किया? गॉड ने। तो इसको बॉडी की जगह पे डिवाइन बॉडी नहीं कहना चाहिए। नहीं, ये सेंटेंस बताइए सही है कि नहीं? एनीथिंग विच इज क्रिएटेड बाय गॉड शुड इट नॉट बी कॉल्ड डिवाइन। तो आज से इसको बॉडी मत कहिए, अलग फील आएगा आपको। आई एम अ डिवाइन क्रिएशन, ये रोज कहा करिए अपने आप को, आई एम अ डिवाइन क्रिएशन, क्योंकि इतना परफेक्ट क्रिएशन है। आप सोच के देखिए कितनी, जब आप इसीलिए इसी को स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। स्पिरिचुअल नॉलेज किसको कहते हैं? आप गॉड के एक्ट को अप्रिशिएट करना शुरू करिए, इसी को स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, इसी को अध्यात्म कहा जाता है। क्या कहा मैंने? स्पिरिचुअल नॉलेज उसको नहीं कहते कि जब 50-60 साल के हो जाएंगे, जब बाल बाल झड़ जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो यार पढ़ के तब कर भी क्या कर लोगे? तब उसमें ज्ञान ले भी लिया तो अब तो बॉडी में कुछ रह ही नहीं गया एंजॉय करने के लिए, तब ज्ञान लेके भी क्या करोगे? तो स्पिरिचुअल नॉलेज कब शुरू करनी चाहिए? जितनी जल्दी हो सके। तो आप क्या करेंगे? ओनली स्पिरिचुअल पीपल आर हैप्पी। रिमेंबर दिस स्टेटमेंट। अल्टीमेट पर्पस तो हैप्पीनेस है ना आपका भी। तो और कौन लोग हैप्पी होते हैं? ओनली स्पिरिचुअल पीपल आर हैप्पी। इतना याद रखिएगा, ठीक है? क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये कहा गया है अ स्पिरिचुअल पर्सन इज फिजिकली फिट। अ स्पिरिचुअल पर्सन इज फिजिकली फिट। एंड इसको भी आप कभी ऑब्जर्व करेगा, ही लुक्स ईयर्स यंगर देन ही इज। ही लुक्स, बोलिए क्या कहा मैंने? नॉट ईयर, ईयर्स यंगर देन ही इज। उसका रीजन क्या है? बिकॉज ही इज फ्री फ्रॉम, हाँ, he is free from you can say agitation, he is free from stress, he is free from stress। और फिर दूसरा सेंटेंस और भी आप रटिएगा, it is the stress and agitation which makes you age faster। इसको याद करिएगा। It is the, क्या कहा मैंने? It is the stress and agitation that makes you age फास्टर। अगर अपनी एज को रोकना है, ऐसे यंग बने रहना है, तो दो काम करना शुरू कर दीजिए। क्या? नो स्ट्रेस नो एजिटेशन, नो स्ट्रेस नो एजिटेशन। यार किस बात का स्ट्रेस है तो किस बात का एजिटेशन? जैसे आप कहते हैं कि हमको थायराइड हो गया, ये बॉडी किसकी नहीं है? डिवाइन बॉडी है। इसको कंट्रोल कौन करता है? डिवाइन गॉड कंट्रोल करता है। आप चले कहां गए? डॉक्टर के पास, जिसने उसको बनाया नहीं। जो भाई किसी भी सामान को जो मैन्युफैक्चरर होता है, ये कितनी बढ़िया बात है। देखिए, वो अपने सामान के बारे में बढ़िया जानेगा कि जो रिटेल वाला है वो जानेगा। जो रिटेलर है उसको किससे मतलब है? कितना मिलेगा? 20%। हाँ, तब बेचेंगे। 25, हाँ ये वाला बेचेंगे। 30 मिलेगा, आप सब हटा दिया, 30 वाले को बेचेगा। वो वाला सामान सामने रखेगा, जिस पे ज़्यादा मिल रहा है उसको। इससे क्या मतलब है? उसको क्या मतलब है? क्या सामान है? जिस ज़्यादा पैसा है वो बहुत बढ़िया सामान है, ये आज ही आया है, एकदम नया है।
एकदम प्योर घी है ये, एकदम प्योर है। और जो पहले कल बेच रहे थे वो प्योर नहीं था, इसका मतलब आज वाले को प्योर कह रहे हो कि किसी 35% मिल रहा है तो अब आज प्योर हो गया। तो उसी तरह से हम कह रहे हैं भाई डॉक्टर्स तो इसके बारे में क्या जानते हैं यार, विद ड्यू रिस्पेक्ट हमको ऐसा नहीं कहना चाहिए भाई उसकी इतनी पढ़ाई करते हैं वो, लेकिन सच्चाई तो ये है आप कोई प्रॉब्लम लेके जाइए तो वो करते क्या हैं, ही विल राइट सम मेडिसिन और कुछ करते हैं, खाली मेडिसिन करते हैं, ठीक है। और हमको लगता है कि ही इज गॉड, ये देंगे हम खाएंगे और मैजिक एकदम टुमारो विल बी टोटली फिट, ऐसा नहीं होता है। इस नहीं यार, दवा को क्या पता कि आपको कहां दर्द हो रहा है और कोई भी चीज है, ये थायराइड है, दवा ले रहे हैं थायरॉक्सिन, दवा ली जाती है थायरॉक्सिन। अच्छा, इसका मतलब हम तो ये कह रहे हैं अगर आपको थायराइड हुआ है, हम 3 महीने में थायराइड खत्म करते हैं। किसी को भी थायराइड की प्रॉब्लम है, 3 महीने में थायराइड को खत्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ योगा एंड डाइट, नो मेडिसिन, सारी मेडिसिन बंद करते हैं 3 महीने में। क्यों? हम पूरी पहले दिन उनको पूरी क्लास लेते हैं, पहले यहां पर साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते हैं जो डॉक्टर कभी नहीं करेगा। हम उनको दिखाते हैं कि T3 कहाँ सिक्रीट होता है, T4 कहाँ सिक्रीट होता है, थायराइड कहते हैं कि इसको हम पूरा इसका कंपोजिशन समझाते हैं, तब उसको समझ में आता है कि यार इसका मतलब कि थायरॉक्सिन सेक्रीट होता है, बॉडी सेक्रीट करती है थायरॉक्सिन। डॉक्टर ने क्या बता दिया? नहीं हो रही है, डॉक्टर बता दिया नहीं सेक्रीट हो रही है। जैसे डायबिटिक वाला पेशेंट था, डॉक्टर ने क्या कह दिया, आपको इंसुलिन नहीं बन रही है, बोल दिया आपको इंसुलिन नहीं बन रही है, इसलिए आप इंजेक्शन ले लीजिए। अच्छा ठीक है, अगर इंसुलिन नहीं बन रही है तो अभी तक हम मर जाना चाहिए था, फिर कुछ भी खाना डाइजेस्ट नहीं होना चाहिए था। आपके आने के पहले मैं आपके पास आया, आज आपने बताया कि आपको इंसुलिन नहीं बन रही, एग्रीड। कब से नहीं बन रही है? तो जब से नहीं बन रही है तब से हमको कोई भी खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं होना चाहिए था। अगर इंसुलिन नहीं है तो इंसुलिन का एक काम और भी तो होता है कि वो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेती है, ठीक है ना। इंसुलिन का एक काम ये भी मेजर इंपॉर्टेंट वर्क है कि आप दिन भर तो खाना खाते नहीं हैं, या रात में तो 3 बजे उठ के खाना नहीं खाते, आप सो रहे होते हैं, और जब सुबह उठते हैं तो एनर्जी का लेवल कैसा होता है? बहुत हाई रहता है। उस समय ज़्यादा रहता है कि खाना खाने के तुरंत बाद ज़्यादा रहता है? नींद आ जाती है ना उस समय खाना। तो अब उसमें खाना तो नहीं खाया आपने, और कितनी देर खाना नहीं खाया? कम से कम 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे कुछ नहीं खाया आपने, सो रहे थे, आप सो रहे थे। लेकिन जब सो के उठे तो एनर्जी का लेवल बड़ा हाई था, उसी समय एक्सरसाइज करना है, योगा करना, जंपिंग करना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, बहुत एनर्जी रहती है उस समय। तो ये एनर्जी आपको नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि आपके बॉडी में ग्लाइकोजन तो है नहीं, क्योंकि इंसुलिन तो था नहीं, तो ग्लाइकोजन कहाँ से आया आपके बॉडी में? आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसका तो आप झूठ बोल रहे हैं ये इसी बात को लेकर के हम तो किसी भी डॉक्टर से बात करना चाहते हैं, आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन हम उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उससे ये मतलब विद रिस्पेक्ट हम डिस्कशन करना चाहते हैं कि अगर हमारी इंसुलिन नहीं सेक्रीट हो रही थी तो ग्लाइकोजन नहीं होना चाहिए हमारे बॉडी में। अगर ग्लाइकोजन नहीं है तो सुबह हम फुटबॉल कैसे खेल रहे हैं? बिना एनर्जी के किक मारेंगे, और कितनी एनर्जी लगती है जब फुटबॉल खेलते हैं आप, तो कितना ग्लूकोज इसका मतलब बॉडी में है, तो कहाँ से आया ग्लूकोज? खाया तो था नहीं आपने, मतलब बॉडी दे रही है तभी तो आप कर रहे हैं, तो कुछ तो घपला है तो हम उनकी बात मान लेते हैं और कराना शुरू कर दिया। अब दिक्कत कहाँ पे होती? जब आपने अलग से इंसुलिन लेना शुरू कर दिया तो बॉडी क्या करती है? जो बना रही थी, बिकॉज दिस बॉडी इज डिवाइन बॉडी, ये बहुत इंटेलिजेंट होती है, कब इसको पानी चाहिए कैसे बताती है? प्यास लगाती है। कब इसको रेस्ट चाहिए कैसे बताती है? नींद आती है। आपको एनर्जी चाहिए तो कैसे बताती है? भूख लगती है।
आपकी बॉडी में अमोनिया ज्यादा हो गई, यूरिया ज्यादा हो गई, तो बॉडी क्या बताती है? टॉयलेट जाओ। आपकी बॉडी में वेस्ट ज्यादा हो गया तो पॉटी फील होगी। तो ये बॉडी करती है सारा काम, ये सारा काम बॉडी, बिकॉज इट इज अ डिवाइन क्रिएशन। और हाँ, अब आपको देखना पड़ेगा कि आप अपनी बॉडी की सुनते हैं कि नहीं सुनते, कि डॉक्टर की सुनते हैं। डॉक्टर क्या सुनते हैं? खाना खाने जा रहे हैं, इंजेक्शन लगा लें। मतलब इससे मतलब नहीं कि बॉडी क्या कह रही है, डॉक्टर ने कहा है तो आप फिर लगा लीजिए। तो इसकी सुनना शुरू कर दीजिए धीरे 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 धीरे। सब लोग देखिए, वी आर ऑल डिवाइन क्रिएशन, इसलिए हम सबकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग मेमोरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिमाग से बिल्कुल निकाल दिया हमारी मेमोरी वीक है, वो पढ़ने में तेज है, हम कमजोर नहीं, सब लोग तेज हैं। क्यों सब लोग तेज हैं? क्योंकि सब लोग डिवाइन क्रिएशन है। बात सिंपल सी बात है, आपसे किसी के अंदर कोई बुराई नहीं, सब लोग डिवाइन क्रिएशन है। जो कुछ डालेंगे आप उसी के एक्सपर्ट हो जाएंगे बस, ठीक है। अच्छा, हमने अभी तक क्या कंक्लूड किया कि जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनको अगर डिकम्पोज करना है तो डायरेक्टली हीट अप नहीं करते, लेकिन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डायरेक्टली हीट अप कर देते हैं। तो इनको डायरेक्टली हीट अप किया तो देखिए हमने एक CO2 निकाल दिया, क्या बचा? HCOOH क्या बन गया? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है ना, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो अब देखिए जरा क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया, हाउ कैन वी कन्वर्ट डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इनटू मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड? आंसर इज डीकार्बोक्सिलेशन और सिंपली बाय हीटिंग। रिमूवल ऑफ CO2 इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। हाँ, यहां पे डीकार्बोक्सिलेशन में कोई सॉल्ट नहीं बनाते, बट डायरेक्टली वे हीट अप कर देते हैं। अच्छा, जब डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो एक कार्बन कम हो जाएगा क्योंकि CO2 निकलेगी। तो अगर हमने ऑक्जेलिक लिया तो फॉर्मिक बनेगी। तो कांट यू गिव मी द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड विच विल गिव एसिटिक एसिड? एसिटिक एसिड है, हाँ बहुत अच्छा, प्रोपनोइक एसिड। मतलब एक कार्बन हम बढ़ा दें, इसमें एक बढ़ा दें, हाँ वहां पे एक कार्बन कम मिल जाएगा, उसमें एक कार्बन कम मिल जाएगा। तो प्रोपनोइक एसिड नहीं, प्रोपनोइक एसिड तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होती है। यू हैव टू, हाँ बस इसी में एक CH2 लगा दें। तो ये बॉन्ड हमने तोड़ा और ये दो सिंगल बॉन्ड लगा के CH2 लगा दिया, CH2 COOH। तो अब एक CO2 निकाल देंगे और ये एक H यहां आके CH3 बन जाएगा, ये CH3 से एसिटिक एसिड हो गया ये। दिस इज कॉल्ड मैलोनिक एसिड। ऑक्जेलिक का अगला मेंबर है मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड लेंगे तो हमें एसिटिक एसिड दे देगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। रिएक्शन लिखिए, डायरेक्टली लिखिए CH2 COOH, दो सिंगल बॉन्ड लगा कैसे करिए, COOH। उसका एरो पर डेल्टा लगा दीजिए, हीट अप करिए ऑन द एरो डेल्टा। हाँ बोलिए, मैलोनिक एसिड MAL, हाँ MALONIC, मैलोनिक एसिड। और फिर ऐसे डॉटेड लाइन से CO2 जरा इनक्लोज कर दीजिए, ये CO2 निकालिए और बाकी जो बचा उसी को अटैच कर दीजिए। फिर क्या बचा? CH3, हाँ CH3 COOH, एसिटिक एसिड इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। देन राइट नोट, in the note write ऑक्जेलिक एसिड COOH, क्योंकि ये भी हमारे कोर्स में है। ऑक्जेलिक एसिड, राइट, ऑक्जेलिक एसिड। फिर हीट अप करके CO2 निकालिए, जरा हीट अप करिए और CO2 निकालिए। अब क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड, बहुत अच्छा। अब बन गया फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक की प्रिपरेशन में करेंगे हम लोग इसको, है ना, ऑक्जेलिक से फॉर्मिक बन जाएगा, ऑक्जेलिक से फॉर्मिक। फिर अगला करिए नंबर 7, प्रिपरेशन नंबर 7, बाई कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड
reagent. By carboxylation of Grignard reagent, then we will write only chemical equation. नाम ही लिखा हुआ है कार्बोक्सिलेशन, तो अब क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब ये अगर क्वेश्चन करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एसिड कैसे बनती है, तो क्या बोलेंगे, नाम में ही लिखा है कार्बोक्सिलेशन, तो फिर क्वेश्चन ही कहाँ रह गया, मतलब CO2 डालेंगे हम, ठीक है। और फिर एक चीज तो कॉमन चलती है, हाइड्रोलिसिस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जितने रिएक्शन हैं, पहले किसी रिएजेंट से रिएक्ट कराते हैं, फिर इंटरमीडिएट जो बनता है उसको हाइड्रोलाइज करते हैं और फिर फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। तो आप कुछ नहीं, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कार्बोक्सिलेशन से एसिड बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कार्बोक्सिलेशन से एसिड बनता है। तो रिएक्शन डायरेक्टली लिखते हैं हम लोग, फिर रिएक्शन लिखिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सिंपल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या हो सकता है, सिंपल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgI लिखिए, CH3MgI मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, इसी में CO2 डाल देते हैं, प्लस CO2 और उसके बाद फिर ये सेकेंड स्टेप होगा, हाइड्रोलिसिस, HOH किया और एक कैटलिस्ट डाल दिया। ऑर्गेनिक में कैटलिस्ट क्या चलता है, H+। अगर H+ से काम नहीं बना तब OH- डालते हैं फिर बाद में, ठीक है। तो ये करिए जरा, प्रोडक्ट ये बनता है ऐसे, देखिए यहां से R लीजिए, यहां से R लीजिए, यहां से CO2 लीजिए और यहां से H ले लीजिए, ये H+ OH- था, यहां से H ले लीजिए, ये प्रोडक्ट बन गया हमारा। क्या बन गया, सबको मिला दिया जाए तो CH3COOH और फिर साइड प्रोडक्ट एज यूजुअल MgOHI, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड, मैग्नीशियम, हाँ बोलिए। बहुत अच्छा, फॉर्मिक एसिड नहीं बना सकते, हाँ फॉर्मिक एसिड क्यों नहीं बना सकते, ना। और अप्रोप्रिएट आंसर करिए, वाई फॉर्मिक एसिड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। हाँ, मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए। और अगर हम यहां पे C हटा के H लगाते हैं तो दिस कंपाउंड इज नॉट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रह ही नहीं जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको कहा जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये होता है CM ऑर्गेनोमेटालिक, ये कहीं भी पेज के ऊपर लिखे, ऑर्गेनो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटालिक। फिर नीचे लिखे ऑर्गेनो मीन्स कार्बन, ऑर्गेनो मीन्स कार्बन, ऑर्गेनो मीन्स कार्बन, मेटालिक मीन्स मेटल। तो ऑर्गेनोमेटालिक को ऐसे लिखते हैं C⁴M, ये ऑर्गेनो हो गया, ये मेटल हो गया, तो यहां कार्बन रह ही नहीं गया, तो ये ऑर्गेनोमेटालिक ही नहीं हुआ। फिर तो कार्बन जरूर होना चाहिए ऑर्गेनोमेटालिक में। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर विच क्लास ऑफ कंपाउंड, दे आर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है। तो नीचे नोट में डाल दीजिए, इन द नोट राइट फॉर्मिक एसिड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, HCOOH फॉर्मिक एसिड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड by Grignard reagents. Formic acid cannot be prepared by Grignard reagents. Formic acid cannot be prepared by Grignard reagents. Grignard reagents.
फिर नेक्स्ट प्रिपरेशन करिए नंबर 8, टोटल 9 प्रिपरेशंस हैं। प्रिपरेशन नंबर 8 राइट, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइहेलोएल्केन्स, by the hydrolysis of trihaloalkanes, by the hydrolysis of trihaloalkanes। तो ये भी तो देखिए हम लोग पहले कर चुके हैं। ट्राइहेलोएल्केन किसको कहते हैं? अब वो बताएंगे ट्राइहेलोएल्केन किसको कहते हैं? ट्राइहेलोएल्केन कंटेनिंग 3 हैलोजन्स। अगर वो तीनों हैलोजन एक ही कार्बन से लग जाएं, वो अनस्टेबल नहीं, उसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो तीनों क्या आएगा? OH आ जाएगा। अब वो अनस्टेबल हो जाएगा, तुरंत वाटर निकलता है और क्या बनता है? एसिड बनती। अगर 2 OH लगे हैं तो एल्डिहाइड कीटोन बनता है, और अगर 3 OH लगे हैं तो एसिड बन जाता है। ठीक है, रिएक्शन खाली करिए। CH3 केमिकल इक्वेशन CH3 देन CCl3 ट्राइक्लोरोईथेन हो गया। फिर हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। कितना NaOH डालेंगे? 3 NaOH, क्योंकि 3 हैलोजन है ना, प्लस 3 NaOH। फिर तीनों क्लोरीन हटा के पहले 3 OH लगा दीजिए। OH दे राइट हियर अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल? बिकॉज पूरे ऑर्गेनिक में when 2 or more than 2 OH are attached to the same carbon, it becomes unstable. At once it undergoes dehydration. एक वाटर ऐसे निकालिए, एक से H लिया, एक से OH, रिमेनिंग अटैच कर दीजिए, तो हो गया CH3COOH। एसिटिक एसिड इज ऑब्टेन्ड, एसिटिक एसिड इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, साथ में NaCl भी हो तो साइड प्रोडक्ट बन जाएगा, वो साइड प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, दूसरा देखिए, अगर हम इसी मेथड से फॉर्मिक एसिड बनाना चाहते हैं तो बन जाएगा कि नहीं? हम यहां पे फॉर्मिक एसिड बनाना चाहते हैं HCOOH, तो नहीं बन पाएगा। ये खाली हटा दें, इसको हटा के H लगा दें, तो ये क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म हो गया। दिस इज क्लोरोफॉर्म CHCl3 है कि नहीं? क्लोरोफॉर्म। तो अब आप बोल रहे हैं, हम लोग पूछा क्या है, तो आप बोल रहे हैं CHCl3। अरे से क्लोरोफॉर्म जिससे तुरंत स्ट्राइक करे। अच्छा, यही कंपाउंड CHCl3 नहीं स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन क्लोरोफॉर्म तुरंत स्ट्राइक करेगा ना कि इससे दूर रहना है कि नहीं? नहीं बेहोश कर देगा आपको, तुरंत बेहोश। चलिए नोट लिखिए, इन द नोट राइट CHCl3 ब्रैकेट में क्लोरोफॉर्म, CHCl3 इन ब्रैकेट क्लोरोफॉर्म, ब्रैकेट क्लोज, ऑन हाइड्रोलिसिस, क्लोरोफॉर्म ऑन हाइड्रोलिसिस gives formic acid, gives formic acid. Then one more preparation, last है नंबर 9। देखिए क्या लिखा है, बाई कोच रिएक्शन। हेडिंग करिए। नहीं, वो एल्डिहाइड, ये खाली कोच रिएक्शन है, वो एल्डिहाइड कीटोन में था। ठीक है,
और इस रिएक्शन की खासियत खाली ये है, दिस इज यूज ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, और कोई एसिड नहीं बनती इससे, केवल प्रोपेनोइक एसिड, जो कि हमारे कोर्स में भी नहीं है। भाई हम लोग को तो फॉर्मिक करना है और एसिडिक करना है, प्रोपेनोइक तो नहीं करना है। लेकिन इस रिएक्शन को बताने के लिए हमने इसको इंक्लूड किया कि कोच रिएक्शन क्या होता है, बस खाली। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन खाली लिखिए, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन, इथीन प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O, और H2O के नीचे लिखिए स्टीम, दिस इज स्टीम। एरो पे लिखे H3PO4, इसका नाम क्या? नो, H3PO4, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। देखिए आपको याद हो जाएगा, फास्फोरिक एसिड लिखना बंद करिए, सुनिए ध्यान से। फास्फोरिक एसिड इज द एसिड जो कोल्ड ड्रिंक के मिलाते हैं। फास्फोरिक एसिड कोल्ड ड्रिंक में मिलाते हैं किस लिए? स्वीटनिंग को कम करने के लिए, कि आपको मीठा ज्यादा ना लगे कोल्ड ड्रिंक में। क्यों? क्योंकि 300 ml की बोतल में कितना चीनी डालते हैं? 10 स्पून। 1 स्पून 10 ग्राम से कम होगा क्या? 10 ग्राम तो होगा 1 स्पून ना। तो मतलब 100 ग्राम चीनी आपने कोल्ड ड्रिंक में डाल दिया। 100 ग्राम इज समथिंग यार, 100 ग्राम चीनी कुछ होता है, मतलब 1 पाव चीनी इतनी हो जाएगी। 1 किलो को 4 पार्ट में डिवाइड करिए तो 1 पाव हो गया। तो अच्छा 1 किलो चीनी लेके आइए और उसमें देखिए पॉलिथीन में अच्छा खासा अमाउंट रहता है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करिए तो 1 पाव हो गया। 1 पाव को और आधा कर दीजिए, उतनी चीनी आपने लाके डाल दिया। भाई उसका आधा तो रफली 100 ग्राम आ गया ना, तो 100 ग्राम शुगर पड़ी है, प्लस अभी से पेट नहीं भरा, प्लस आर्टिफिशियल स्वीटनर अलग से डाला। ये क्या होता है आर्टिफिशियल स्वीटनर? जैसे एस्पार्टेम, कुछ नाम याद करना शुरू करिए। एस्पार्टेम ये क्या करता है? कैलोरिफिक वैल्यू इनकी 0 होती है, मतलब ग्लूकोज नहीं प्रोड्यूस करते ये, लेकिन खाली ये स्वीटनिंग करते हैं, स्वीटनिंग करते हैं। लेकिन इनके साथ दिक्कत क्या है? जितने आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं दे आर ऑल कार्सियोजेनिक। कार्सियोजेनिक किसको कहते हैं? कैंसर कॉजिंग। तो कोई भी, जैसे आपके नॉलेज में अगर कोई है जो शुगर फ्री लेता है, उसको हाथ जोड़ करके उससे विनती करिए कि इसको फेंक दीजिए, मत लीजिए, इससे बढ़िया है गुड़ खा लीजिए आप, बहुत मीठा चाहिए आपको तो। गुड़ की चाय क्यों नहीं पीते आप? आपको मीठा चाहिए तो शुगर फ्री मत लीजिए, क्योंकि ये कैंसर कॉज कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है। बहुत पहले अगर सैकरीन, अगर आपको याद हो, सैकरीन नहीं याद? स्कूल के आगे गोला, रेड ब्लैक सब ग्रीन, नहीं लिप्स रेड हो जाते थे, काले हो जाते थे, हम लोग दिखाते थे, मज़ा आती थी। और बर्फ़ में वो डालता था और कुछ नहीं करता था, बर्फ़ में वही स्वीटनर डालता था और हम लोग करते थे। उसको अमेरिका ने 1970 में बैन किया था। 30 साल पहले अमेरिका ने बैन किया था, 30 साल के बाद इंडिया में बैन हुई हो। नहीं, अब तो बैन है, बहुत सारी दवाएं बैन है लेकिन बिकती हैं, बहुत सारी दवाएं बैन है लेकिन बिकती भारतवर्ष है, तभी तो मेरा भारत महान कहा जाता है ना। भाई किसको नहीं पता है कि मर्डर करने पे जेल हो जाती है? किसको नहीं पता? फिर भी कर रहे हैं और प्रोफेशनली कर रहे हैं, और क्या पूरे गारंटी के साथ। आप इतना पैसा ट्रांसफर करिए, गारंटीड कल का सूरज नहीं देखेगा, ये गारंटी है, ये प्रोफेशनली कर रहे हैं वो। हाँ, क्योंकि वो भी क्या करे, वो जानता है कि यार 5 केस तो चल रहे हैं, नहीं एक और सही,
क्योंकि उसको ये पता है कि सजा तो एक ही बार होनी है ना। जो डेथ पेनल्टी होगी, किसी मरे वाले को फिर से मारेंगे क्या? एक ही बार तो मरना है ना। तो उसके पहले जब तक फाइनल फांसी होती है एंजॉय कर लिया जाए। तो उसको डर है नहीं, 4 तो कर ही चुका है, और वकील पकड़ता है, बेल करा के बाहर आता है, और फिर जानते नहीं 4 कर चुके हैं, ज़्यादा पंगा मत लेना हमसे। हाँ, अब वो अलग की बात है कि कोई आ गया, जब तक बोले 4 कर चुके तो उसके पहले ही 5वां बोलने जा रहा, उसे ठोक दिया पहले ही उनको। भाई अतीक के साथ यही तो हुआ, और क्या हुआ? तो इंतज़ार करो, कोई ना कोई इंतज़ार कर रहा है आपका, है ना। तो शेर पे सवा शेर हो जाएगा। हम ये आपको रटाना चाह रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक में फॉर्मिक क्या होता है, फास्फोरिक एसिड। क्यों होता है? क्योंकि इसमें हमने बताया 10 चम्मच चीनी है, 100 ग्राम चीनी है, प्लस आर्टिफिशियल स्वीटनर भी पड़ा है। तो इतना चीनी डालने का पर्पस क्या है? इतना चीनी एक बार हम आप नहीं खा सकते अकेले, वॉमिट कर देंगे आप, इतना नहीं कर सकते। भाई अभी जैसे ईद की सेवई होती है, बम्पर मीठी होती है, बम्पर मीठी, मीठी नहीं बम्पर मीठी होती है, आप ज़्यादा नहीं खा सकते। 2-4 चम्मच में आप बोल जाते हैं, उसके बाद फिर इतनी मीठी होती है, आंखें बंद हो जाती, एकदम मज़ा आ जाती खाते समय, है ना। है ना। लेकिन इतना मीठा आप कैसे पी लेते हैं कोल्ड ड्रिंक? आपको पता क्यों नहीं लगता है? तो ये डालते हैं फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड क्यों डालते हैं पता लग गया? स्वीटनिंग को कम करने के लिए। पता लगता है, इसमें नहीं पता लगता है। अच्छा, और फिर इतनी चीनी डालते क्यों हैं? हाँ, जोर से बोलिए। बहुत अच्छा, जिससे कैफीन अपना काम कर सके। कैफीन क्या होता है? इट इज अ नर्व स्टिमुलेंट। इसको रटिए, इट इज अ नर्व स्टिमुलेंट, जो आपको फील गुड कराता है। मजा आ गया। टेस्ट द थंडर, टेस्ट द थंडर बोलते हैं ना, टेस्ट द थंडर। तो वो थंडर इसी वजह से आता है कि यू फील एलिवेटेड फॉर अ मोमेंट्री पीरियड एंड देन अगेन डाउन, फिर डाउन हो जाते हैं। जब तक उसका इफेक्ट रहता है तब तक अच्छा रहता है, फिर 2 घंटे बाद एक कोल्ड ड्रिंक और मिल जाए तो मजा आ जाए फिर, क्योंकि कैफीन गिर गई। कैफीन जब तक रहती है तब तक आप एलिवेटेड फील करते हैं, जहां उसका असर खत्म हुआ फिर लो फील करने लगते हैं। कॉफ़ी में भी रहती है, सबके साथ यही दिक्कत, सबके साथ ये दिक्कत है। तो अब मैकेनिज्म समझ में आ रही है? कैफीन डालते हैं उसके लिए चीनी डाला, चीनी पता न लगे उसके लिए फास्फोरिक एसिड डाला, और फास्फोरिक एसिड ने यहाँ तो किया कि आपको पता नहीं लगा, लेकिन दूसरा काम इसने और किया, इसकी दोस्ती इससे बड़ी जल्दी हो जाती कैल्शियम से, फास्फोरिक एसिड की। तो जहां जहां बॉडी की किस पार्ट में कैल्शियम मिलेगा आपको? पूरी बॉडी में, इवन ब्लड के अंदर भी कैल्शियम, चारों तरफ बोन ही तो है। तो तुरंत इससे कंबाइन करके कैल्शियम फॉस्फेट वो यूरिन से बाहर किया उसने। आपको पता लगा, आपको तो मतलब आपको लगा कि हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक आप नहीं पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक आपको पी रही है, क्योंकि आपकी बॉडी से वो कैल्शियम बाहर कर रही है, आपको पता ही नहीं है। आप चोर को बुला रहे हैं वीडियो रिस्पेक्ट, आइए मेरा कैल्शियम चुराइए, मेरा कैल्शियम चुराइए। इसीलिए क्या होता है, जो लोग ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो 2 चीज़ें होगी। एक तो एक्सेस ऑफ शुगर बॉडी में पड़ी है, तो दैट में कॉज डायबिटीज़। वन ऑफ द मेजर को आज की छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ हो रही है, कॉज उसका कोल्ड ड्रिंक है, कॉज उसका चॉकलेट है, कॉज उसका आइसक्रीम है। शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा जा रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज कर नहीं रहे, तो एक्सेस ऑफ शुगर बॉडी में पड़ी तो इंसुलिन उतनी बन पा, उतनी एक लिमिट होगी इंसुलिन की ना, तो अब क्या ऑर्गन को डैमेज करती है फिर। और दूसरा क्या हो रहा है कि इससे बोन्स वीक हो जाएंगी। कोल्ड ड्रिंक पिए तो डायबिटीज हो सकता है, और दूसरा बोन्स वीक हो सकते हैं, बोन्स फ्रेजाइल हो जाएंगे। तो आज से कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर दीजिए। इसकी जगह आपको पीना है तो क्या पीजिए, आप फ्रूट जूस पीजिए ना यार, गन्ना पीजिए, नींबू पानी पीजिए, कुछ मत करिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। 4 चम्मच आप उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए, चीनी मत डालिए, गुड़ डालिए, नींबू डालिए, घोल के पी जाइए,
कोल्ड ड्रिंक का बाप है, तो उसका न्यूट्रिशन अलग चलेगा, है कि नहीं। जैगरी, आज कुछ नहीं, घर पे जाकर ये जैगरी का कंपोजिशन स्टडी करिए आप, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस क्या नहीं है उसके अंदर। आप रेगुलर गुड़ खाते हैं तो आपको कोल्ड कफ हो ही नहीं सकता है। कोल्ड कफ इज ओनली बिकॉज ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस कम होता है बॉडी में तो कोल्ड कफ होता है। आप अगर गुड़ रेगुलर खाते हैं तो आयरन की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, आयरन खूब होता है गुड़ के अंदर। तो चीनी की जगह रिप्लेस करके गुड़ चालू कर दीजिए, ठीक है। तो फास्फोरिक एसिड अब याद रहेगा, फास्फोरिक मतलब कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, ये मतलब था उसका। चलिए फिर आगे बना दीजिए प्रोपानोइक एसिड, C2H5COOH, ओनली वन प्रोडक्ट C2H5। देखिए टोटल कार्बन कितने दिखाई पड़ रहे हैं, 2 कार्बन यहाँ पे थे, एक CO में था 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के एसिड हमने बना दिया C2H5COOH। उसको मिला करके तब बनाते हैं, उसी से एक कार्बन बढ़ रहा है, उसी से एक कार्बन बढ़ रहा है। 2 कार्बन थे एथिलीन में, एक कार्बन यहां से मिला, तभी तो प्रोडक्ट में 3 कार्बन आए, C2H5 प्रोपानोइक एसिड, ठीक है। फिर अगली हेडिंग करिए केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। हाँ 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 हाँ, तो बैलेंस हो गया कि नहीं, तो बस ठीक है फिर, है ना। और वैसे भी हमारा इस रिएक्शन को बताने का मेन पर्पस था, एक नेम रिएक्शन इंट्रोड्यूस करना मेरा पर्पस था कि आपको बता रहे कोच रिएक्शन का नाम कोई रिएक्शन होता है जो किस चैप्टर से रिलेटेड है, एसिड से रिलेटेड है, बट नॉट ऑल एसिड, ओनली प्रोपानोइक एसिड, नॉट कार्बोक्सिलिक, ओनली प्रोपानोइक एसिड, बस ठीक है। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करिए। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज टोटल ओनली 11 प्रॉपर्टीज। पहले हम लोग थोड़ा सा समराइज करते हैं। देखिए सारी प्रॉपर्टी को हम लोगों ने कैसे समराइज किया। तो सबसे पहले तो देखिए, फिर आपको R दिखाई पड़ रहा है, RCOOH, जितने भी कंपाउंड इसमें R आता है RCOOH, तो पहली प्रॉपर्टी तो यही हो जाएगी, रिएक्शंस ड्यू टू एल्किल रेडिकल। और एल्किल रेडिकल से क्या प्रॉपर्टी करते हैं, हैलोजनेशन, हैलोजनेशन। देखिए ऐसे कुछ याद आता है, HVZ, कुछ याद आता है? अच्छा, हेल वोलार्ड जेलेनेस्की, शॉर्ट में एग्जाम में भी आपको HVZ के ही नाम से आएगा, फुल फॉर्म रटने की जरूरत नहीं है आपको, वो तो करते करते हमको याद हो गया। एग्जाम में HVZ के ही नाम से आता है, HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन क्या होता है, ये एसिड का हैलोजनेशन है। अभी अभी नोट करेंगे, पहले कहानी सुन लीजिए। HVZ क्या होता है, इट इज हैलोजनेशन इन एसिड्स। मतलब HVZ कहाँ होता है, एसिड में होता है, एसिड में होता है, लेकिन सारी एसिड में नहीं होता, सारी एसिड में नहीं होता। तो देखिए जरा, ये जो एसिटिक एसिड है CH3COOH, एसिड के बगल वाला जो कार्बन है, दिस कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। तो फिर ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हो गया, खाली इसमें HVZ होता है। एसिड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ओनली दे अंडरगो HVZ रिएक्शन, ठीक है। अब आप फॉर्मिक एसिड में HVZ नहीं होगा, तो एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि किस एसिड में HVZ होता है, किस में नहीं होता है। तो फॉर्मिक एसिड में नहीं होता है, और HVZ होता क्या है, तो सिंपली अल्फा हैलोजनेशन इज कॉल्ड HVZ रिएक्शन। अल्फा हैलोजनेशन ऑफ एसिड्स इज कॉल्ड HVZ। नहीं, हाइड्रोजन निकलता जाएगा, कार्बन नहीं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन निकाल करके यहीं पे क्लोरीन लगाते जाएंगे, तो लास्ट में ये बनेगा CCl3COOH। तो हम क्या बनाएंगे, मोनोक्लोरोएस्टिक एसिड, डाइक्लोरोएस्टिक एसिड, ट्राइक्लोरो, नॉट टेट्रा, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड, बस उसके आगे तो रिएक्शन होगा नहीं। तो
HVZ खाली नाम आपको लग रहा है कि ये कोई नई चीज लग रही है, सिंपली इट इज हेलोजिनेशन ऑफ एसिड। और एक लाइन पूछे कि HVZ क्या होता है, तो आप बोलिए इट इज सिंपली अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ एसिड्स, अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ एसिड्स, और कुछ नहीं है। तो हाँ बोले, बेंजोइक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है, तो वहां पे नहीं होगा, ठीक है। फॉर्मिक में नहीं होगा, फॉर्मिक में नहीं होगा, फॉर्मिक में नहीं है, बेंजोइक में नहीं। जैसे फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड दोनों भाई भाई थे ना, दोनों में अल्फा नहीं था, दोनों में अल्फा नहीं था, दोनों कैनिजारो दे रहे थे, दोनों एल्डोल नहीं दे रहे थे। उसी तरह की प्रॉपर्टी यहाँ पर भी कि HVZ यहाँ भी नहीं होगा, तो खाली इसी में HVZ होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करिए, ए पार्ट करिए, रिएक्शंस ड्यू टू CH3 ग्रुप, रिएक्शंस ड्यू टू CH3 ग्रुप, reactions due to CH3 group. Then property number 1, hallucination. Property number 1, hallucination, hallucination। और फिर उसके ब्रैकेट में लिखिए HVZ रिएक्शन, hallucination के ब्रैकेट में HVZ रिएक्शन। Then write explanation here. When boiling acetic acid, HVZ क्या करेंगे, हेल वोलार्ड जेलिनेस्की रिएक्शन, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, कोई ज़रूरत नहीं है, हर जगह HVZ लिखा रहता है, ठीक है। जानना ही है तो घर पे जाके बुक में स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। हेल, हाँ बोलने में थोड़ा अच्छा फील होता है, हेल वोलार्ड जेलिनेस्की, जेलिनेस्की, तो नया नया नाम थोड़ा मज़ेदार लग रहा है ना, हाँ कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। एक MPM का लड़का था 2009 बैच का, पेपर दे के निकला, कॉल किया, तो अगर बच्चा कॉल कर रहा है मतलब पेपर अच्छा हुआ है तभी वो कॉल ही करता है वो इसलिए तो और किस लिए कॉल करता है। तो हमने कहा पेपर कैसा हुआ, मंजीत नाम था, क्या सर फाड़ के रख दिया फाड़ के रख दिया। तो हम कहे क्या फाड़ के रख दिया, क्या सर वो वाला आ गया। हम कि कौन वाला आ गया, वो ब्लडी हेल वाला, इसको ब्लडी हेल के नाम से याद किया था उसने हेल उसको याद था, हेल है, हेल वोलार्ड, तो उसको ब्लडी हेल कहता था वो, हेल वोलार्ड जेलिनेस्की रिएक्शन। चलिए नोट करिए, व्हेन बॉइलिंग एसिटिक एसिड इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन, व्हेन बॉइलिंग एसिटिक एसिड इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन in the presence of red phosphorus, red phosphorus, in the presence of red P, comma, it gives mono, comma, di and trichloroacetic acid, mono, di and trichloroacetic acid, मोनो, डाई एंड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। देन राइट केमिकल इक्वेशन, एसिटिक एसिड से शुरू करिए, CH3COOH, CH3COOH प्लस Cl2, हाँ है बेटा, क्या चाहिए बेटा, हाँ तो एसिटिक एसिड लिखा तो मैंने ना, अभी पूरा रिएक्शन कहाँ कंप्लीट किया, CH3COOH प्लस Cl2, 3 स्टेप पर रिएक्शन करेंगे, 3 स्टेप पर रिएक्शन करेंगे। एरो पे रेड P, रेड फास्फोरस, और कुछ निकलेगा भी साथ में ना, -HCl, तो पहले एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, तो हो गया CH2Cl COOH, हाँ तीन बार निकलेगा, ये हो गया मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड। फिर क्लोरीनेशन कर दीजिए, अगेन Cl2 -HCl, अब क्या बनाएंगे, डाईक्लोरो, अब हो गया CHCl2, एक हाइड्रोजन हट गया और एक हाइड्रोजन नहीं हटा, CHCl2 COOH, डाईक्लोरोएसिटिक एसिड। फिर 1 मोल और डाल दीजिए, अगेन ऑन द एरो Cl2,
अब HCl यहाँ नहीं ले रहे हैं, अब HCl प्रोडक्ट के साथ में लिखेंगे। अब हो गया CCl3 COOH, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड प्लस HCl, क्योंकि आगे रिएक्शन कंटिन्यू नहीं करना है। ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड, देन राइट नोट हाइड्रोजन बचा ही नहीं तो अब क्या करेंगे आप, उसी वजह से तो रिएक्शन हो रहा था। ठीक है, लिखे नोट नंबर 1 अल्फा हेलोजिनेशन, अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स is called HVZ reaction, is called HVZ reaction, HVZ reaction, underline करिए HVZ reaction। then note number 2, formic acid does not undergo, formic acid does not undergo HVZ reaction, formic acid does not undergo HVZ reaction, HVZ reaction। तो देखिए इस कैटेगरी में एक ही रिएक्शन था, रिएक्शंस ड्यू टू एल्किल केवल एक रिएक्शन आता है, सब जगह एक ही रिएक्शन आता है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें R लगा रहता है पहले, तो उसमें एक प्रॉपर्टी कौन सी, हेलोजिनेशन, बस। फिर बी पार्ट करिए, रिएक्शंस ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप, रिएक्शंस ड्यू टू COOH ग्रुप, रिएक्शंस ड्यू टू COOH ग्रुप, यही सारी मेन प्रॉपर्टी हैं एसिड की। और उसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या करेंगे, ये देखिए जरा, रिएक्शंस ड्यू टू डिकम्पोजिशन, ये आगे करेंगे जब एसिड को सॉल्ट में कन्वर्ट करके फिर उसको हीट अप करेंगे। देखिए वही फिर रिपीट होगा, डिकार्बोक्सिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन, हुन्स-डिकर रिएक्शन, हुन्स-डिकर रिएक्शन। हाँ बहुत अच्छा, ये इससे एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं, ब्रोमाइड बनाते हैं, हुन्स-डिकर से ब्रोमाइड बनाते हैं। फिंकलस्टीन याद आता है क्या, फिंकलस्टीन ना, किस चैप्टर से रिलेटेड है ना, उसके पहले वाला चैप्टर हेलो एल्केन का है, ये है ना, हेलो एल्केन का है। चलिए अभी आएगा हुन्स-डिकर, फिर करेंगे, इससे ब्रोमाइड बनाते हैं, RBr बनाते हैं। फिर सेकंड करिए सॉल्ट फॉर्मेशन, प्रॉपर्टी नंबर 2 सॉल्ट फॉर्मेशन, प्रॉपर्टी नंबर 2 सॉल्ट फॉर्मेशन। नाउ लिसन द एक्सप्लेनेशन। हमको देखिए सॉल्ट बनाना है, लिखना बंद करिए, पहले सुनिए, है नहीं, प्रॉपर्टी 2 हो गई अब ना, 1 तो हेलोजिनेशन थी, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई सॉल्ट फॉर्मेशन। अब लिखना बंद करिए, पहले सुनिए। एसिड को देखिए, एसिड 3 तरह से सॉल्ट बना लेता है। अगर हम एसिड को किसी मेटल से रिएक्ट करा दें, रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करा दें, हमने मैग्नीशियम से रिएक्ट करा दिया, हमने कैल्शियम से रिएक्ट करा दिया, तो कैल्शियम एस्टेट, मैग्नीशियम एस्टेट, हाँ सॉल्वेंट डाला, वो सॉल्वेंट रहता है। अच्छा फिर देखिए एसिड को हमने बेस से रिएक्ट करा दिया, NaOH से रिएक्ट करा दिया, तब भी सॉल्ट बन जाएगा ना, RCOONA, जैसे सोडियम एसिटेट बन गया, सोडियम एसिटेट बन गया। अच्छा फिर तीसरा कार्बोनेट से भी सॉल्ट बनाता है, Na2CO3। इसको देखिए, सोडियम कार्बोनेट को देखिए, जब हम इसको पानी में डालते हैं सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम कार्बोनेट होता क्या है, हाँ नहीं, पहले सुनिए, सोडियम कार्बोनेट को जब भी यूज करते हैं तो सॉल्यूशन में पानी तो रहेगा ना, जैसे ही पानी, इसके अंदर पानी तो है ना एसिटिक एसिड में,
जैसे ही पानी इसके कांटेक्ट में आता है तो देखिए इसका एसिड और बेस बता सकते हैं क्या क्या है इसमें, किस एसिड और किस बेस से बनाया गया है। बहुत अच्छा, नहीं हाँ कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। तो जरा देखिएगा इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, आपने कहा इसके अंदर NaOH है और प्लस क्या बताया H2CO3, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है और ये वीक एसिड होती है। तो ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो ये NaOH की तरह बिहेव नहीं करेगा क्या, तो इसका मतलब ये NaOH ही होता है। अब समझ आया, सोडियम कार्बोनेट NaOH ही होता है, लेकिन नहीं इससे थोड़ा वीक होता है। क्यों, क्योंकि इसमें आपने थोड़ी सी एसिड डाल दी तो थोड़ा न्यूट्रलाइज हो गया बेचारा। ये देखिए ना, कार्बोनिक एसिड डाल दिया आपने तो ये भी थोड़ा काम करेगी ना, तो इसको थोड़ा सा उसने न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन स्टिल इट विल बिहेव लाइक NaOH। तो आपके दिमाग में आ जाए, जैसे हमने कहा कि सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, तो आप बोलिए ये NaOH होता है, ये भी NaOH होता है, लेकिन NaOH से थोड़ा छोटा भाई है उसका, है ना। बस बस मतलब वो स्ट्रॉन्ग 100% है। इसकी pH वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है, 14 हाईएस्ट वैल्यू 14 होती है। तो ये 14 नहीं होगा, ये 14 नहीं होगा, ठीक है, लेकिन 7 से तो ज़्यादा ही होगा। न्यूट्रल तो नहीं है, 7 से ज़्यादा होगा। तो बिहेव इसका भी NaOH की तरह से है, तो जब इसका भी NaOH तरह से, तो ये भी बनाएगा। हाँ, साथ में ये बना देगा, CO2 निकालेगा साथ में, कार्बोनिक एसिड जो डिकम्पोज करेगी तो CO2 फॉर्म करेगा। तो अब देखिए तीनों याद हो जाएगा आपको। अगर हमने मेटल से रिएक्ट किया, सॉल्ट तो तीनों से बनाएगा, मतलब एसिड से सॉल्ट बनाना तो क्या तरीका, मेटल बेस कार्बोनेट, मेटल बेस कार्बोनेट, ठीक है, मेटल बेस कार्बोनेट, 3 तरीके हैं मेरे पास। हाँ नहीं, तीनों करने हैं। नहीं नहीं, कार्बोनेट जो आप लेंगे वो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के कार्बोनेट लेंगे जो स्ट्रॉन्ग हो, है ना, स्ट्रॉन्ग मेटल से बनाया, एल्कली मेटल से बनाया या अल्कलाइन अर्थ मेटल से बनाया, वो आएंगे। अच्छा, ये चीज याद हो रही है। एसिड से सॉल्ट बनाने के लिए 3 रिएक्शन आते हैं, मेटल से, बेस से और कार्बोनेट से। अच्छा, अब फर्क क्या आएगा, मेटल से रिएक्ट करेंगे तो साथ में हाइड्रोजन निकलेगी, बेस से रिएक्ट करेंगे तो साथ में पानी निकलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर निकलता है, और इससे रिएक्ट करेंगे तो साथ में CO2 निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नोट करिए, सॉल्ट फॉर्मेशन हेडिंग करके लिखिए, एसिटिक एसिड रिएक्ट्स, एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल्स एसिटिक एसिड reacts with metals to form salt, metals to form salt and liberates H2 and liberates hydrogen H2, liberates H2, then comma, with a base it forms salt and H2O. It forms salt and H2O. Salt and H2O. While with carbonates, it forms salt and liberates CO2 carbon dioxide. Then write 3 chemical equations. पहला रिएक्शन लिखिए, 2 moles of acetic acid, 2 moles of CH3 COOH,
प्लस Mg प्लस मैग्नीशियम, क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम एसिटेट। फॉर्मूला बोलिए। हाँ, CH3COO होल ट्वाइस Mg प्लस साइड प्रोडक्ट बना दीजिए H2। देन राइट सेकंड रिएक्शन, हाइड्रोजन मेटल के साथ में हाइड्रोजन निकलती है। फिर सेकंड रिएक्शन लिखिए एसिटिक एसिड CH3COO प्लस NaOH। फिर क्या बना दिया जाए? सोडियम एसिटेट CH3COONA प्लस वाटर बना दीजिए, प्लस वाटर। फिर तीसरा रिएक्शन लिखिए एसिटिक एसिड अगेन, बैलेंस रिएक्शन में 2 मोल्स आता है, 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, 2 मोल्स ऑफ CH3COOH प्लस क्या डालेंगे? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 क्या बनाएंगे? हाँ, सोडियम एसिटेट अगेन, बैलेंस रिएक्शन में 2 मोल्स आता है, 2 मोल्स ऑफ CH3COONA और साइड प्रोडक्ट क्या निकालेंगे? CO2 निकालेंगे, CO2 प्लस वाटर। देन राइट नोट। देखिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगर हमारे पास एल्कोहल है, हमारे पास एसिटिलीन है, दोनों एसिडिक होते हैं, एल्कोहल भी एसिडिक होता है, एसिटिलीन भी एसिडिक होती। कैसे पता? सोडियम से रिएक्ट करा दीजिए तो RONA बनता है, सोडियम एल्कोक्साइड बनता है। ये क्या बनाता है? ये सोडियम एसिटलाइट बनाता है, एसिटलाइट। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिलीन इज कॉल्ड सोडियम एसिटलाइट। एसिड से सॉल्ट बन गया, मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर प्रूव हो गया कि एसिड होता है ये। अच्छा, लेकिन इन दोनों को अगर हम सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करा दें Na2CO3 से, इससे छोड़िए आप Na से रिएक्ट करा दीजिए, कौन सा स्ट्रॉन्ग है? NaOH। NaOH से रिएक्ट नहीं करता तो इससे कैसे कर जाएगा? ये पॉइंट समझ आ रहा है? जब NaOH से नहीं करता तो सोडियम कार्बोनेट से कैसे करेगा? ये दोनों तो पहले दिमाग के एकदम बैठा लीजिए आपने कि सोडियम कार्बोनेट इज NaOH, उससे माइल्ड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से माइल्ड होता है। तो अगर इससे रिएक्शन नहीं दे रहा तो इससे कैसे दे देगा? तो दोनों से कोई रिएक्शन नहीं है। और हमने सेंटेंस आपको रटाया था, एल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट विद एल्कलीज। ये रिएक्शन रटना था आपको, फिर से लिख लीजिए, एल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट विद एल्कलीज। एल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट विद एल्कलीज, क्या मतलब हुआ इसका? क्यों नहीं करता? नहीं, जो शिष्य ने कहा एल्कोहल्स आर वेरी वीक एसिड, इसका ये मतलब हो गया जो एसिड Na से सॉल्ट नहीं बना रहा है उस एसिड को क्या कहेंगे? हाँ, एक साहब थे तो एक स्टोरी पढ़ रहे थे, तो उसने बताया कि भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो बोले मैंने यूनिवर्सिटी में मेरी 10th पोजीशन थी। तो भाई अब पूरी यूनिवर्सिटी में 10th पोजीशन माने रखता है। तो बोले कि लेकिन बस एक चीज़ बताना है कि 10 ही बच्चे थे वहाँ यूनिवर्सिटी में पहला बैच था पहला सेशन था, इसलिए 10 बच्चों ने एडमिशन लिया था एंड आई गॉट द 10th पोजीशन तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, सोडियम कार्बोनेट। अरे भाई जब आप NaOH से सॉल्ट नहीं बना पा रहे हैं तो काहे एसिड कह रहे हैं अपने आप को आप?
कहाँ के एसिड, एसिड प्लस बेस तो सॉल्ट प्लस वाटर होना चाहिए। तो उसी का कंक्लूड किया कि ये दोनों कंपाउंड किस तरह का एसिड है, नॉट वीक, वेरी वीक। वीक क्यों कहेंगे, अगर वीक होता इससे बना लेता। वेरी वीक, इतना वीक है कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से सॉल्ट नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी इंफॉर्मेशन देखिए, सोडियम कार्बोनेट से एक ऑर्गेनिक एसिड है जो सॉल्ट बना रही है और CO2 निकाल रही है। ये कौन है? जैसे ये दोनों ऑर्गेनिक एसिड है ना, अल्कोहल भी ऑर्गेनिक एसिड है, ये भी ऑर्गेनिक एसिड है। तो मैंने कहा एक ऑर्गेनिक एसिड है, ये दोनों इससे रिएक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन वो एसिड सोडियम कार्बोनेट से, इससे भी नहीं, इसी से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाती प्लस CO2 निकालती। वो कौन है? यस, बहुत अच्छा, ये एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज RCOOH। तो अब हम आपको ये रटाना चाह रहे हैं कि एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड इनसे बहुत स्ट्रांग होती हैं, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल एंड एसिटिलीन। ये भी एसिड है लेकिन उससे ज़्यादा स्ट्रांग होती। कैसे पता स्ट्रांग है? क्योंकि सोडियम कार्बोनेट से जब रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट बनाती प्लस CO2 इवॉल्व कर देती है। तो ये नोट पे लिखिए नोट नंबर 1, कार्बोक्सिलिक एसिड्स लिबरेट, इस पे क्वेश्चन करेंगे अभी। कार्बोक्सिलिक एसिड्स लिबरेट CO2, कार्बोक्सिलिक एसिड्स लिबरेट CO2 with carbonates, with carbonates। अब जरा रुकिए, एक क्वेश्चन है उसी का थोड़ा सा आपको हिंट कर दें। इनको देखिए जरा, बेंजीन रिंग में हमने OH लगा दिया, तो ये कौन है? फिनॉल इज ऑल्सो एसिडिक। Another name of phenol, carbolic acid. Phenol is also called, नहीं पता तो लिख लीजिए, phenol is also called carbolic acid, CARBOLIC, carbolic acid. Phenol is also called carbolic acid. नाम में ही एसिड आ रहा है तो बताने की जरूरत नहीं एसिड होता है, नाम ही एसिड है कार्बोलिक एसिड। फिनॉल नहीं बता पा रहा है, लेकिन इसका जो नाम कार्बोलिक एसिड, उससे नाम से पता लगा इट इज एसिड। जब कार्बोलिक एसिड को हम कार्बोनेट से रिएक्ट करा रहे हैं तो ये CO2 नहीं निकाल रहा है। ये जो हम लोगों ने फॉर्म किया है, इसका मतलब क्या हो गया? वो भी वीक होता है। ठीक है, नोट नंबर 2 लिखिए फिनॉल इज ऑल्सो, रेजोनेंस इज द आंसर, हाँ वही आता है। फिनॉल इज ऑल्सो एसिडिक, फिनॉल इज ऑल्सो एसिडिक बट डज नॉट liberate CO2, but does not liberate CO2 with carbonates, with carbonates, with carbonates। फिर एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, डेली असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 16 है, तो आप कॉपी में रेफरेंस कर लीजिए, DA क्वेश्चन 16। DA का मतलब डेली असाइनमेंट, तो आपको रेफरेंस से पता लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आपने लिया है। तो ऐसे लिखे DA क्वेश्चन 16, डेली असाइनमेंट क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 16 लिखिए। एफरवेसेंस, एफरवेसेंस किसको कहते हैं? यस ना, बुलबुला, हाँ पानी का बुलबुला होता है। लिखिए एफरवेसेंस टेक्स प्लेस, एफरवेसेंस टेक्स प्लेस व्हेन Na2CO3 solution, when Na2CO3 solution
is added, Na2CO3 solution is added to, पहला ऑप्शन है फॉर्मल्डिहाइड, फर्स्ट ऑप्शन इज फॉर्मल्डिहाइड, एफर्वेशंस बुलबुला, सेकेंड ऑप्शन इज एस्टल्डिहाइड। हाँ, बहुत अभी तो लिखा हम लोगों ने कि फिनॉल तो देता नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज एसिटिक एसिड ना, एल्डिहाइड ये तो एसिड की प्रॉपर्टी है। जो नोट नंबर 1 लिखा हम लोगों ने उसी का क्वेश्चन है ये, है ना। तो सी पे थर्ड पे टिक कर दी, एसिटिक एसिड इज द आंसर, एसिटिक एसिड इज द आंसर, एसिटिक एसिड इज द आंसर। हाँ अच्छा, एक चीज और देखिएगा, एक आपको अभी जुलाई में ये दिखाई पड़ेगा ओसवाल, दोनों के लिए, सीबीएसई के लिए, आईसीएसई के लिए, क्योंकि मार्केटिंग इतनी गजब की होती है इनकी कि इसलिए बच्चे, हर बच्चे इसको खरीदते हैं मार्केटिंग की वजह से। अब लेकिन इनके साथ एक बार खाली ऐसा हुआ 1993 में, ये छाप दिया इन्होंने, का पेपर छाप दिया, यस 6 महीने पहले, जुलाई में आ जाता है ये। वो पेपर, वही पेपर मतलब मार्च में आया, जो 6 महीने तक मार्केट में था वो। इसीलिए कहते हैं मेरा भारत महान, इसीलिए कहा गया मेरा भारत महान। तो अब उसके बाद से पब्लिक पागल हो गई, भाई हम क्या करते हैं साल भर कोई मतलब नहीं है। अगर हमने टॉपर्स रिजल्ट दे दिए, अगले साल यहाँ पे भीड़ लगेगी, बस वही हुआ। कोई हमको पैम्पलेट बांटना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमको एडमिशन मना करना पड़ेगा कि नहीं मेरे पास जगह नहीं है, ऐसे होगा। वही काम इन्होंने किया, पेपर छाप दिया, अगले साल ओसवाल जैसे आता मार्केट से खट जाता, जैसे लोग इंतजार करते ओसवाल का। लेकिन बस एक ही बार ऐसा हुआ, उसके बाद दोबारा ऐसा नहीं हुआ। चलिए अब हम क्या बताना चाह रहे हैं, उन्होंने ये वाला, ये क्वेश्चन, इसका आंसर ओसवाल ने फिनॉल रखा है, जो क्वेश्चन अभी किया हम लोगों ने। हाँ, तब इस चीज समझ जाइए। अब गलत अब जिसको नहीं पता है नहीं, अब आप अभी तो एक्सप्लेन किया हम लोगों ने, तो आप तुरंत आप हमको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन जिसने अभी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई ना की हो, उसके लिए पता नहीं ऐसे कैसे गलत हो जाएगा। इतना बड़ा पब्लिशर है, बुक में लिखा, ऐसे कैसे गलत हो जाएगा। तो हमको मना तो नहीं कर, लेकिन मान भी नहीं रहा अंदर से वो, तो वो बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। बुक में कोई चीज़ छपी होती है तो उसको ये एक्सेप्ट करना कि नहीं ये गलत है, नहीं, वो तभी होता है जब आपके ऊपर सब्जेक्ट पे कमांड होगा, तब तो ये हो ही नहीं सकता यार, छपने से क्या मतलब है। तो अभी तो हम लोगों ने कहा कि फिनॉल उतना एसिडिक नहीं होता है, फिनॉल डज नॉट इवॉल्व, नोट नंबर 2 उसी का क्वेश्चन ही था ये। ठीक है, बस अगली हेडिंग करके छोड़ दिए। थर्ड प्रॉपर्टी करिए, एस्टेरिफिकेशन। थर्ड प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एस्टेरिफिकेशन। हेडिंग करके छोड़ दिए, फिर अगले टर्न पे कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।